दिस इज द लेक्चर द सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसमें हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ आता है हमारा, जिसमें हमें बताया जाता है इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड amongst the scientific community that life is originated in the water। हमें इसमें बताया जाता है कि जो लाइफ है, लाइफ की शुरुआत के बारे में बताया गया है कि जो लाइफ है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जो हैं ये बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो पूल में ओरिजिनेट हुई है, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, कुछ ओशन में जो है ये ओरिजिनेट हुई है। हॉट स्प्रिंग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स है किसके, कुछ एनवायरनमेंट्स के। यहाँ पे क्यों बताया गया है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो हमारा एनवायरनमेंट, जो लाइफ है, लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है वो ऐसे एनवायरनमेंट से हुआ है जो कि चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पूगा वैली का। तो जो पूगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, नियरली जो बॉइलिंग पॉइंट के आसपास, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो नियरली एट दी बॉइलिंग पॉइंट। इवन इन दी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा तब भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। दीज एनवायरमेंट कंडीशन सीम्स टू बी द सिमिलर टू दोज ऑन दी अर्लियर अर्थ। ये जो क्लाइमेट है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये कैसा कैसा क्लाइमेट है, जैसा पहले अर्थ पे हुआ करता था। ठीक है, अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स है वो, मतलब 3.5 बिलियन बिलियन साल पुरानी बात है कि जब हमारे अर्थ पे इतना टेम्परेचर हुआ करता था। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरियाज। क्या नाम है इनका, थर्मोफाइल्स। अब ये थर्मोफिल्स है या फिर थर्मोफाइल्स जिसको आप प्रोनाउंसिएट करोगे, तो ये हीट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं। हीट लविंग बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज हैं जिनको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और ये क्या है, यूनिसेलुलर है। व्हाट आर यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो कि यूनि, यहाँ पे देखो वर्ड है यूनि। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है वन, एंड सेलुलर का मतलब सेल, मतलब जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कितने सेल से मिलकर बना है, एक सेल से मिलकर बना है। नाउ यहाँ पे साइंटिस्ट फ्रॉम दी, अच्छा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने लखनऊ में स्टडी करी और उन्होंने पाया कि जो ऐसे हॉट स्प्रिंग में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, बॉइलिंग वाटर जैसा, जैसे कि पीछे अभी लद्दाख में देखा था हमने, तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती थी। ठीक है, एक लेयर बन जाती थी, और ये जो डिपॉजिट है, ये लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो प्रोटेक्ट करती थी, और जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशन से। तो इन्होंने पाया कि जहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग्स होती है वहाँ पे एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है रैपिडली पाया गया। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मेनली कार्बन कार्बन पाया जाए। ठीक है, ऐसा मान लो अभी के लिए कि जिसमें कार्बन एटम पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बचाने का काम कौन कर रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। ठीक है, किससे, हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से। नाउ यहाँ पे बोला गया एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इन्होंने सबसे पहली बार क्या बनाने में हेल्प करी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करी। ठीक है, जो कि बैरियर की तरह काम करता है और किसको डिफाइन करता है, सेल को। अरे देखो, जैसे कि मैं बोलूँ, ये जो मार्कर, ये जो मेरा पेन है, ये पेन कहाँ तक है, ये पेन जहाँ तक किसकी हमें लेयर दिख रही है वहाँ तक ये क्या है, पेन है। उसी तरीके से किसी सेल को डिफाइन करने के लिए उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि उसको डिफाइन करती है कि हाँ सेल इतनी बड़ी का ये सेल है। तो ये जो बैरियर बना, फर्स्ट प्रोटेक्टिव बैरियर बना, इसी को क्या बोला गया, इसी फर्स्ट प्रोटेक्टिव बैरियर को क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला, ये क्या है, सेल। चल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव है पृथ्वी पे, वो सबके सब किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच द लाइफ एग्जिस्ट। मतलब अगर जो हम देखें कि जो सबसे छोटा 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 जीव या फिर हमारी बॉडी में जो लाइफ है वो कहाँ पे, सबसे छोटी पार्ट्स में कहाँ पे है, तो वो क्या है, हमारा सेल। मतलब सेल ही एक छोटा सा, इतना छोटा पार्ट है जहाँ पे लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, ईस्ट कंसिस्ट ओनली वन सेल। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होती है, जबकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं
ठीक है, लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ सेल। कुछ कैसे होता है मल्टी सेल्यूलर, कुछ कुछ जीव यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने, वहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने। लाइक इन्होंने बताया है प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब जो है कितने सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर। और इनमें जो सेल्स होती है ये सारी की सारी सेल्स मिलके काम करती है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म देन काम करता हुआ दिखता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म द सिमिलर। अच्छा देखो यहाँ पे जो ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वेट, हाँ, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फंक्शंस फ्रॉम टिश्यू। अब ऐसी सेल्स जो कि सिमिलर हो और एक काम को कर रही है वो क्या बनाती है, टिश्यू का निर्माण करती है। वो क्या क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। देखो समझना, सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है, सिमिलर सेल्स हैं और इनका फंक्शन सेम है, ठीक है। जब मिलकर कंबाइन करके सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो क्या बन जाएंगी, टिश्यू। टिश्यू क्या है, टिश्यू एक जैसे सेल्स का ग्रुप है। क्या है, एक जैसे सेल्स का ग्रुप। जैसे कि अभी चलो इसमें तो आई थिंक भी नहीं होगा ऐसा कुछ, चलिए कोई बात नहीं, बस अभी के लिए ये याद रख सकते हो कि एक जैसी सेल्स मिलके जो ग्रुप बनाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू। नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें पूरा का पूरा डिस्कस होता है ये वाला टॉपिक। अब डिफरेंट टिश्यूज जो है, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम सच एज नजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फ्रॉम द। अच्छा ये इसमें क्या बता रहा है, देखो इसमें बताने की कोशिश है कि अच्छा हम इसको कहाँ पे लिख सकते हैं, वेट कुछ जगह चाहिए, यहाँ पे क्या है, देखो अगर जो हम बात करें कि सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू। एक सेकंड इसको थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम जो है पूरे ऐसे ऐसे ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। अब समझते हैं इसको, देखो जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में मसल सेल्स होती है, मसल फाइबर होते हैं, बहुत पतले पतले मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और वो मसल फाइबर जो जुड़ के क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। मसल फाइबर ने मिलकर क्या बनाया, एक मसल टिश्यू बनाया। अब ये जो मसल फाइबर्स थे सेम टाइप के, उन्होंने किसका निर्माण करा, टिश्यू का। अब ये टिश्यू है, ऐसे ऐसे टिश्यू मिलकर पूरे का पूरा क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर जो हम बात करें जो स्पिंडल शेप के जो यहाँ पे सेल्स हैं, वो क्या सेल्स होती है हमारी, वो होती है इस तरीके की, ये सेल्स हैं, इस तरीके की सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती है, जो कि हमारे टिश्यूज़ का ग्रुप बना, मतलब ये जो सेल्स है ग्रुप में बनती है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब ये टिश्यूज़ जो है जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पूरी की पूरी, या फिर हमारा स्टमक, ये सब किससे बने होते हैं, इन्हीं टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। देन हमारा एक ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या बन गया, ऑर्गन बन गया हमारा इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। और फिर जैसे अगर जो बात करें, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ऑसोफेगस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल गई बना दी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम एक ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे ही सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं जो कि पूरे के पूरे किसका निर्माण करते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि अगर जो हम बात करें, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सारे के सारे सिस्टम मिलकर पूरे के पूरे का ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया। अच्छा, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Even when the cells are originated in the tissues, the organs system, even when the cells are organized into tissue, जो cells है वो organized होती है जिसमें tissues में, then वो organ बनाते हैं, then organ system बनाते हैं, remain the fundamental unit of the unit of structure and the function in all the living organism। यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कि जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, बन जाता है, सेल ऑर्गेनाइज हो गए टिश्यू में, देन टिश्यू ऑर्गेनाइज हो गए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ऐसा कुछ हुआ। बट फिर भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है
जो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रही है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, वो हमेशा ही क्या रहेगी, सेल रहेगी। तो हम बोल सकते हैं जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, सेल है या फिर सेल है। ठीक है, क्या है, सेल है। अच्छा, दिस मेक्स अस द वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। व्हाट आर द डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑफ अ सेल। अच्छा, यहाँ पे सेल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनका आंसर हमें आगे मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। हाउ डू सेल इन अवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो हमारी बॉडी की सेल्स है वो एक दूसरे से बात कैसे करती है। डू सेल्स लिव फॉरएवर। क्या सेल्स हमेशा ही जिंदा रहती है या फिर वो मर जाती है। इन इस वाले चैप्टर में हमें क्या पता चलेगा। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वी एंटर टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। मतलब हम इस चैप्टर में सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको पता होता है बेसिकली। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, देखो दिस वर्ड, ये जो म्यू वर्ड है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो। दिस इज कॉल्ड माइक्रो। माइक्रो, ठीक है। अब जो 1 माइक्रोमीटर होता है उसमें 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, इसी के बाद अगर जो हम बात करें आगे, एनएम। एनएम एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर। नैनोमीटर। अच्छा, अब एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनो से ध्यान रखना, नैनो से 9, ठीक है, -9 मीटर होता है। और अगर जो इसके आगे भी कुछ नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 1 मीटर है, 1 मीटर का कोई वायर है। और अगर जो मैं इस वायर को कितने टुकड़ों में बांट दूं, 10 लाख 10 लाख टुकड़ों में बांट दूं, छोटे छोटे पीसेस में, 10 लाख पीसेस कर दूं इसके, तो एक पीस जो होगा उसकी लेंथ होगी हमारी कितनी, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जो हमारे पास इसमें बताया गया है, देखो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे, वो और या फिर न्यूक्लियस या फिर सेल्स, इन सब की जो लेंथ होती है वो किस में नापी जाती है, माइक्रोमीटर में नापी जाती है। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात करें अमीबा जो है मिलीमीटर में आता है। मिलीमीटर का कन्वर्जन पता होगा आपको। 1 मीटर को अगर जो मैं डिवाइड कर दूँ 1000 में, तो हमें क्या मिलेगा, मिलीमीटर मिल जाएगा, 1 मिलीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से नैनोमीटर भी हमारा 1 मीटर को अगर जो मैं डिवाइड कर दूँ कितने टाइम्स, नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ टाइम्स से डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, 1 नैनोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसी वाले पैराग्राफ पे देख, हाउ टू स्टडी सेल्स। अब हम सेल्स को कैसे पढ़ेंगे, तो देखो सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है बाय। अच्छा चलो पढ़ते हैं इनको सबको, खत्म करते हैं। What do we call the ability of human eye to see two very close objects as separate and distinct? हम हमारी आंखों की एबिलिटी को क्या बोलते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट है पास पास रखी है और सेपरेटेड है। ठीक है, जैसे कि अगर जो मैं बोलूँ ये स्टिक्ड है, बट अगर जो मैं थोड़ा सा गैप रखूँ तो आपको दिखेगा कि ये दोनों के दोनों सेपरेटेड है। तो मतलब कितना डिस्टेंस होगा जब हम बोल सकते हैं सेपरेटेड है या फिर हमें सेपरेटेड लगे। तो इमेजिन 2 टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मान लो कि 2 हमारे पास डॉट्स हैं जो कि किस पे बनाए गए हैं, एक पीस ऑफ पेपर पे बनाए गए हैं। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर विद, देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेटेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर। देखो भाई, अगर जो हम पास पास में ला रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे करके, देखो मान लो कि पहले एक चीज़ समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारा नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट मतलब फॉर एन एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है,
मान लो कि मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, अब जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके आऊँगा ये क्या होने लग जाएगा, धुंधला होने लग जाएगा, ब्लर होने लग जाएगा। अब जैसे जैसे हम पास में आए ये क्या हुआ, धुंधला हुआ। तो जहाँ तक ये हमें क्लियर दिख रहा है और हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, जहाँ तक हमें क्लियर दिख रहा है और हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, वो डिस्टेंस कहलाती है हमारी नियर पॉइंट। ठीक है, तो वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नाउ इसके बाद है हमारा कि जो इसमें बोला गया है कि दो एक हमारा एक पेपर लो, उस पर 2 डॉट्स बना लो, 2 डॉट्स बनाए। अब इन एक पेपर लो और इसमें क्या बना लो, 2 डॉट्स बना लो। अब इन दोनों डॉट्स, अब आपने क्या करना है, इसको आपको डॉट्स को पास पास में करने की कोशिश करनी है, कितने, 25 सेंटीमीटर पे। तो जैसे कि हमने डॉट्स को पास पास करने की कोशिश करी, तो एक टाइम आएगा कि ये हमें ऐसा लगेगा कि दोनों के दोनों क्या कर गए, मिल गए। ठीक है, तो इसने बोला 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज अ डिस्टिंक्ट, अदरवाइज दे अपीयर एज द सिंगल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, पहले इसको समझते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेट करना है किसी चीज को। तो हमने बोला कि 2 है, 2 हमने डॉट बनाए, अब ये 2 इतने दूर है, हमें दिख रहा है इनमें डिफरेंस, हम इसको थोड़ा सा और पास में लेके आएंगे, हमें अभी दिख रहा है डिफरेंस। बट अगर जो इस डिफरेंस को मैं इस डिफरेंस को 1 mm से कम कर दूं, तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। बट फिर भी हो क्या सकता है कि उन दोनों के बीच में हमें क्या दिखे, गैप दिखे। बट हमें क्या दिख रहा है भाई, हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या कर चुके हैं, मिल चुके हैं, क्योंकि हमारे आंखों की इतनी ही लिमिट है कि वो कितने 0.1 mm से अंदर की चीज़ों को, मतलब 0.1 mm से कम का डिफरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। बस इतना सा, मतलब हुआ क्या, दो ऑब्जेक्ट अगर जो 1 mm से 0.1 mm से कम सेपरेटेड है, तो हमें वो क्या लगेंगे, चिपके हुए। और अगर जो उनमें 0.1 mm से ज़्यादा का डिस्टेंस, देन हमें ऑब्जर्व हो जाएगा क्या है वो क्या है, अलग अलग। अगला 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 पैराग्राफ आता है, इसमें बोला अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू सी बाय द अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब होता है हम किसी माइक्रोस्कोप या फिर किसी दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल आंखों से किसी सेल को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल। मतलब कि जो हमारे सेल बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से फिर सेल के स्ट्रक्चर को समझा, उनके फंक्शन को समझा, अगर जो हम देख ही नहीं सकते तो। ठीक है, द मच स्मॉलर दैट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से, हमें इतना डिटेलिंग में कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये क्वेश्चन है। यू हैव लर्न अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, हमने किसके बारे में पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जिसके और क्या पढ़ा हमने, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ा ग्रेड 8th में। ठीक है, ऑब्जर्व लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस। अच्छा, इसमें क्या बताया गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेक इट अपीयर लार्जर। लिसन, आप लोगों ने सिंपली एक वो देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा, सॉरी ठीक से नहीं बन रहा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर जो हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देन वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और उसका शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसी का यूज़ करके हम 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करके क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 2 लेंसेज होते हैं, एक लेंस यहाँ पे और एक लेंस यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेंस होता है, दिस इज कॉल्ड आई पीस, एंड जो नीचे होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आई पीस जो है वो हमारे आंखों के पास होता है, और ये तो ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके कारण हमें मैग्निफिकेशन बढ़ानी होती है। अभी समझेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल, जिसने ऐसा कोई इंसान जिन्होंने सेल को देखा, वो कौन थे, हमारे रॉबर्ट हुक। तो यूजिंग द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अब इन्होंने अपने खुद से एक माइक्रोस्कोप को डिजाइन करा था, जो कि 200 से 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन देता था। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी है, मान लो कि फॉर एन एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो कि 1 मीटर की है, तो आपको ना जब आप उससे देखोगे उस माइक्रोस्कोप से, तो आपको कितने की दिखेगी, 2
100 मीटर की दिखेगी। मतलब किसी मान लो कि वायर है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, तो आपको उस माइक्रोस्कोप से कितना दिखेगा, 200 मीटर दिखेगा। तो उतने गुना हो जाता है मैग्नीफिकेशन का मतलब, ठीक है। वाइल द एग्जामिंग अ थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क। अच्छा, उन्होंने किस चीज़ को ऑब्जर्व करा था, कॉर्क को। ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक द कंपार्टमेंट नेम दैम सेल। अब उन्होंने किस चीज़ को ऑब्जर्व करा था वहाँ पे, उन्होंने देखा कि पेड़ की जो ऊपर वाली खाल होती है उसको छील के उसकी पतली सी स्लाइड तैयार करके उन्होंने देखा, तो उनको दिखा उसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। कैसे लिखे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स 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 ऐसे बने थे। अच्छा, जैसे हनीकॉम्ब देखा आपने, ठीक है, उसमें इस तरीके उसमें पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है उनको कहाँ देखने को मिला, ये उनको सेल के हाँ सेल के अंदर देखने को मिला। अब ये जो है ना देखो, ये बॉक्सेस बॉक्सेस उन्होंने कहा कि ये तो रूम जैसे स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने इसको क्या बोल दिया, इनको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। सेल का मतलब ये क्या होता है, रूम ही होता है, ठीक है, स्मॉल रूम। तो उन्होंने बोला कि ये स्मॉल रूम जैसे दिख रहा है, दैट्स वाई इन्होंने क्या नाम धर दिया इनका, सेल नाम धर दिया। इन स्कूल लैबोरेटरी द लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब जो हमारे स्कूल में जो लेबोरेटरी में ये होते हैं माइक्रोस्कोप होते हैं, वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इन माइक्रोस्कोप को बोला जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मिरर दिख रहा है, मिरर ये, तो आगे से आती है लाइट, इस मिरर पे पड़ती है, देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है लाइट, और फिर हमें यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे लाइट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं इनकी मैग्नीफाइंग जो पावर होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे स्कूल में बता रहे हैं वो 10x 40x इस तरीके से दिखा रहे हैं, लेंस इसका यूज़ होता है इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। अब समझते हैं एक चीज़ समझा दूँ। मान लो कि मेरे पास कोई एक माइक्रोस्कोप है जिसमें आईपीस जो है, आईपीस है उसकी मैग्नीफिकेशन है 10, और वहीं पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की जो मैग्नीफिकेशन है वो है हमारे पास 20x। तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन जो है, ओवरऑल मैग्नीफिकेशन हो जाएगी हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 200x, ठीक है। ओवरऑल मैग्नीफिकेशन हमें इतना मिलने वाला है। चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ और पढ़ लेते हैं। To achieve the better magnification resolution under the visible light, explore the different parts of the microscope in your school laboratory. Use this observation, find structure, and observe on the various material under the microscope. You will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? अच्छा, ये वही बताया गया है ऊपर स्टार्टिंग में कि आपको एक माइक्रोस्कोप लेना, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपको समझना है। और ये जो नीचे बताया गया है यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज। मतलब जो भी आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी मैग्नीफाइड इमेज देखी है, मतलब जो भी आपने उसके अंदर देखा, जो चीज़ बड़ी होके दिखा रहा है, उसमें जो बड़ी चीज़ दिख रही है, क्या उसका एक्चुअल साइज पता है, क्या उसका एक्चुअल साइज कितना होगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई गई है, ठीक है। मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ आपको। चलिए इसको मैं समझाता हूँ एक्टिविटी को। ये इतनी इतनी जगह होता है। देखो जो एक्टिविटी है इसमें ऐसा बताया गया है, हमें एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा, एक सर्कल का पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है कि एक अपना स्केल लेना है, ठीक है। दूसरा पर लेते हैं थोड़ी देर का, हमें स्केल लेना है, और स्केल से यहाँ से लेके जितना भी हमें डायमीटर मिल रहा है, हमें डायमीटर जितना भी मिल रहा है, इस डायमीटर को नाप लेना है कितना है, ठीक है। मान लो कि डायमीटर जो है, जितना भी डायमीटर है, ये मान लो कि हमारा आया 5 mm। कितना आ गया, 5 mm। कितना आ गया, 5। जो स्केल होता है, हमें स्केल को पहले क्या करना है, स्केल माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो जितना डायमीटर दिख रहा है तो उसमें देख लो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो मान लो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, हमारे 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि ये 5 mm का डायमीटर है, जितना हमें दिख रहा है कितना है, 5 mm। अब फिर उसके नीचे हमें सेल को लगाना है। अब मैं बोलूँ कि इस सर्कल का जो जितना पार्ट दिख रहा है, हमें कितना कितना डायमीटर है, वो 5 mm। अब अगर जो मैं उसके अंदर किसी सेल का वो सेल को रखूं, तो हमें जितने सेल्स के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लो कि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और एक और मान लेते 5,
ठीक है। इस तरीके के हमें 5 स्ट्रक्चर देखने को मिले सेल के लाइन वाइज। तो हम बोल सकते हैं कि भाई देखो पूरा का पूरा कितना है 5 mm का, बट इसमें कितनी सेल्स दिखी, 5 सेल्स दिखी। तो एक सेल का डायमीटर लगभग कितना होगा, 1 mm। 1 mm क्या हो जाएगा, डायमीटर हर एक सेल का हो जाएगा। तो यही हमारा निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन तो हम बता चुके हैं आपको। हाँ, अब किसी सेल का एस्टिमेट करने का साइज जो है उसका फॉर्मूला दे रखा है कि एस्टिमेट साइज ऑफ अनियन पील। अब इन्होंने अनियन पील की क्या बनाई है, एक स्लाइड बनाई है, उसमें बताया गया द डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन द माइक्रोस्कोप अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। क्या बोला इन्होंने कि ऊपर क्या रखना है, द डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड ऑन द माइक्रोस्कोप। जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 5 mm, तो हमें इसको ऊपर रखना है। और फिर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर, जितनी आपके सेल्स आई है उसको नीचे रखना है। तो देखो हमने बोला था कि 5 mm का पूरा डायमीटर था, अपॉन में हमने 5 सेल्स कितनी ली थी, 5 सेल्स ली थी, तो कितना आ गया, 1 mm हर एक सेल का डायमीटर आ गया। इसी तरीके से करना होता है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सेम चीज़ जो मैं बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ से देखो 10 माइक्रोस्कोप अलो अस टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर क्लियरली एंड इज एन essential tool for the studying the cell structure. Observed over the years, scientists have improved the microscope by the improving its three main features. देखो उन्होंने बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी डिस्कवरीज बढ़ी, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़े, साइंटिस्ट ने क्या करा, अपने माइक्रोस्कोप को थोड़ा थोड़ा क्या करना स्टार्ट करा, डेवलप करना स्टार्ट करा, इम्प्रूव करना स्टार्ट करा। अब हमने किस किस चीज़ पे ध्यान दिया, 3 चीज़ों में, मेनली 3 चीज़ों पे ध्यान दिया। पहला क्या है, रिजोल्यूशन, जिसमें मेजरिंग कैपेसिटी रिजोल्यूशन में, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट, मतलब जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर दिखते हैं हमको, अलग अलग पार्ट्स दिख पाते हैं। एंड लास्ट क्या था, हमारा मैग्निफिकेशन, कि हम कितना ज़्यादा जूम कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पर वर्क करा, देन हमें बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप मिला। These improvements have turned microscope into a powerful tool for the studying cell. इन सब चीज़ों ने, जो हमने छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करी, इन्होंने क्या करा, हमारे माइक्रोस्कोप को एक बहुत अच्छा क्या बना दिया, स्टडी टूल बना दिया, ठीक है, सेल्स को पढ़ने के लिए। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोक्लेसिया को क्या पढ़ेंगे इसको, हाँ यार ये तो कोलोकेशिया है, कोलोकेशिया लीफ। अब ये पता है क्या होता है, ये होता है हमारा अरबी। अरबी देखिए, अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है। और आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ, कोक्लेशिया कोलोकेशिया, कोलोकेशिया पढ़ते हैं, कोलोकेशिया कोलोकेशिया। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है प्रोनाउंसिएशन। अच्छा छोड़ो उसको, अभी के लिए हम बोलते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, जिसमें डिटेलिंग दिख रही है हमें। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ करा जाता है, और वो उसकी रिजोल्यूशन पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये जो आपको छोटे छोटे से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये पता है क्या है, ये स्टोमेटा है। और इनके बगल में जो है ये क्या है, गार्ड सेल्स है, जो कि इसको इनको ब्लॉक करने का काम कर रही है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझते हैं। You have learned that the cells are organized into the specialized tissues and organs, and the capacity of the specific function for these cells function as the unit. They must be able to interact with each other and with their surrounding. These interaction occurs at the cell boundary, where the substance move between the cells and their external environment. Even the single cell organism exchange the material in response to their environment through this cell membrane। भाई देखो, यहाँ पे बोला गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझाया गया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि सेल सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कलेक्टिवली वो एक काम को करते हैं। तो काम कैसे करते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कैसे करती है, ठीक है। एक सेल अपने सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट कैसे करती है, तो एक सेल अब दूसरे सेल के से कम्युनिकेट करने के लिए अपने मेम्ब्रेन का यूज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है एक सेल से बाहर या फिर एक सेल से दूसरे सेल के पास जाती है, वो किससे होकर जाती है, वो होकर जाती है सेल मेम्ब्रेन से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हम लोग क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक।
Cell membrane, the universal feature of cell. The cell membrane is a thin boundary that surrounds a cell and protects its content. It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी सेल को डिफाइन करती है। कैसे डिफाइन करती है? सारे कंटेंट पे हो सोचो। अगर जो मैं बोलूँ हमारी जो स्किन है वही तो हमें सराउंडिंग से डिफ्रेंशिएट कर रही है, ठीक है। जो एक सेल है, मान लो कि एक टिश्यू है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो सेल्स बहुत सारी सेल्स हैं? तो वो उनको जो इंडिविजुअलिटी जो प्रोवाइड करा रही है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करा रही है। हमें जहाँ तक सेल मेम्ब्रेन दिख रही है वहाँ तक एक सेल, फिर सेल मेम्ब्रेन दिख रही है वो क्या है? एक सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है थिन बाउंड्री है। पहले तो कैसी बाउंड्री है? बहुत ज़्यादा थिन बाउंड्री है जो कि सराउंड करती है, घेरती है किसी भी सेल को, प्रोटेक्ट करती है इसके सारे के सारे कंटेंट को। और इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल की मतलब सेल अलग अलग होती है एक साथ, मतलब बहुत सारे सेल्स एकदम दबी दबी मिक्सचर नहीं होते, मतलब सेल अलग अलग होती है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोला गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। नाउ ये दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि यार सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। सेलेक्टिव का मतलब सिलेक्टेड, परमेबल का मतलब परमिट करना। अब सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से होकर जाने देती है और कुछ को रोक देती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को जाने दे रही है कुछ को नहीं जाने दे रही। विच मीन्स इट अलाउज द सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। कुछ को जाने दे रही है, विद वाइल्स ब्लॉक अदर्स, कुछ को रोक देती है। You have learned how the oxygen and carbon dioxide move across the membrane of the alveoli in the lungs. How does the structure of the cell membrane in the cells of the alveoli control the movement of the substance across it? देखो यहाँ ये बताया गया है कि आपने ग्रेड सेवन्थ में ये पढ़ लिया है कि हमारे लंग्स के एट द एंड एल्वियोली होती है, ठीक है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। समझना हमारे लंग्स, ठीक है, लंग्स में जो एट द एंड यूनिट होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी का यूनिट बोल सकते हैं, वो क्या होती है? वो होती है एल्वियोली या फिर एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? हमारे लंग्स का हो गया, ये आ गया ये एल्वियोलाई। अब ये जो हमारे लंग्स का सबसे एंड वाला पोर्शन होता है, ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो अंदर बहुत सारी गैसेज आती है, उनके साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मेनली ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, अच्छा, ये हमारे लंग्स में पहुंच गया और हमारे लंग्स के बगल में, मतलब हमारे एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे कि जैसे मान लो कि ये एक बबल है और ये जो बबल है पूरा का पूरा, अंदर से जो बबल है, बबल के अंदर एयर चली गई, और जिस तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसी तरीके से इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? बहुत पतली पतली सी नसें होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी गैस का हायर कंसनट्रेशन से अपने आप लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे करके कहाँ चली जाएगी? हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगी जाके, जहाँ जहाँ हमारा ब्लड पहुँचेगा वहाँ पे ऑक्सीजन ये पहुँच जाएगी, ये बताया गया है। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ आना जाना करती है। यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें बोला गया है आपको कि आपको 2 पोटैटो के पीसेस लेने हैं, इक्वल साइज़ के, बिल्कुल इक्वल साइज़ के 2 पोटैटो के पीसेस लेने हैं, उनका वेट बराबर होना चाहिए। एक को हमें प्लेन वाटर में रखना है। कैसे में रखना है? प्लेन में, ठीक है। और दूसरे को कैसे वाटर में रखना है आपको? साल्ट मिला लो उसमें, ठीक है, साल्ट मिला लो, क्या लिख रहे नहीं, मिर्चा, हाँ, या तो आप क्या मिला इसमें? साल्ट, ठीक है, या फिर क्या मिला लो? शुगर मिला लो, ठीक, और फिर इसमें रख दो। तो आप ऑब्जर्व करोगे काफ़ी घंटों बाद कि एक का साइज़ तो बड़ा हो गया है और एक का साइज़ क्या हो गया है? छोटा हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो जो प्लेन वाटर में था वो स्वेल कर जाएगा और जो बीकर बी में था वो क्या कर गया था? श्रिंक कर गया था। चलिए समझेंगे इसको, इसका रीज़न। व्हाट डू यू इन्फर? तुम्हें इससे क्या अनुमान लगता है?
तो what do you expect in terms of the challenge in their weight? The weight of the potato piece in the beaker A has increased. जो beaker A में जो potato piece था वो increase कर गया, वहीं पर अगर जो beaker B की बात करें तो वो क्या कर गया, decrease कर गया. This happens because the cell membrane allow the water move in. इसका रीजन क्या था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ने अलो करा, पानी को तो क्या करा, जाने दिया, ठीक है, अंदर, वहीं पे आउट ऑफ मतलब अंदर भी गया बाहर भी गया, बट नॉट द शुगर और साल्ट सॉल्यूशन. मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसको जाने दे रही है, पानी को तो जाने दे रही है, पर शुगर और साल्ट सॉल्यूशन को अंदर जाने नहीं दे रही है, ठीक है, मतलब साल्ट मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने नहीं दे रही है. वाटर मूव फ्रॉम द एरिया विद द मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट टू एन एरिया विद द लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, जिसको हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, इसको हम समझते हैं पहले. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड. जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है. डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, ठीक है, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा. अब आप में से कोई पूछेगा कि भैया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. देखो, सॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है, ठीक है, डिसॉल्व करने वाला, डिसॉल्व करने, अरे यार, डिसॉल्व करने वाला, जो अपने अंदर चीज़ों को घोल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट. और जो खुद घुल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट, ठीक है. अब इसका और यहीं पे अगर हम कंसनट्रेटेड की बात करें, कंसनट्रेटेड में हमारा जो सोल्यूट का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, कम, तो उसको कंसनट्रेटेड बोलते हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर जो मैं बोलूँ कि एक गिलास पानी है, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम हमने चीनी डाल दी, तो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा. वहीं पर अगर जो मैं क्या करूँ कि चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाना है मेरे को, पर मैंने चीनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया, लाइक जैसे चाशनी होती है, ठीक है, रसगुल्ले की या फिर जलेबी की, तो उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको क्या सॉल्यूशन बोलोगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलोगे. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब भी हम सेल को देखो, यहाँ पे बोला गया है कि दिस हैपन्स बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलो वाटर मूव फ्रॉम द, अच्छा यार सिंपल सी बात है, सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसे सेल मेम्ब्रेन मान लो यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे वाटर क्या है, कम है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इसको अलो करती है, ठीक है. हमारा मतलब यहाँ पे बस यही है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, सिंपल. अब यही यहाँ पे इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं. जब कोई वाटर कब वाटर किसमें से होकर एक मेम्ब्रेन से होकर किधर जाता है, जहाँ पे वो कम है. अच्छा, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, वेट. हमें एक प्लेन ब्लैंक पेपर की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर नहीं है इसमें आसपास, चलिए यहाँ पे यूज रहेगा, ध्यान समझिए, ठीक है. भाई अब नहीं होगा, चलो भाई देखो, पहले समझो डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी पार्टिकल का हाई, जहाँ पे वो ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे वो पार्टिकल कम है वहाँ पे अपने आप जाना, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, डिफ्यूजन बोल देते हैं. जैसे कि मान लो कि यहाँ कहीं कैंडल, मैंने एक साइड में कैंडल जलाई, कैंडल में धूपबत्ती जलाई, तो धूपबत्ती का धुआं धीरे धीरे करके पूरे रूम में फैल जाएगा. तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, जो धूपबत्ती के पार्टिकल, जो स्मोक के पार्टिकल्स है वो पूरे रूम में क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, अपने आप स्प्रेड कर रहे हैं. तो ये जो अपने आप वाला प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डिफ्यूजन बोला गया. तो डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाना, डिफ्यूजन कहलाता है. अब डिफ्यूजन जो होता है इसी का एक
अलग स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ से कम की तरफ तो जा रहे हैं, ठीक है, जा तो रहे हैं, बट वो किसके थ्रू हो जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू जा रहे हैं? मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन आई, इस मेम्ब्रेन से जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई पार्टिकल जा रहे हैं, और कोई नहीं पार्टिकल, यहाँ पे सॉल्वेंट जाता है मेनली, कौन जाता है? सॉल्वेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, समझाता है। हमने पढ़ लिया, हाँ। अब यहाँ पे हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए गए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या है? सेम। हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। और टॉनिक हम बोल सकते हैं किसको? सॉल्यूट को। जब किसी सेल के बाहर और अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, ठीक है, मतलब बाहर भी सॉल्यूट बराबर है, अंदर भी सॉल्यूट बराबर है, बराबर बराबर है, जो पानी है, सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्वेंट मूव क्यों करता है? सॉल्वेंट इसलिए मूव करता है जिससे कंसंट्रेशन सेम हो जाए। जिससे क्या हो जाए? कंसंट्रेशन सेम हो जाए। कंसंट्रेशन सेम क्यों करनी है? देखो, जो मैंने बोला कि अगर जो मान लो कि कोई पानी है, पानी में पानी में हमने नमक बहुत सारा डाल दिया, हमने नमक बहुत सारा डाला, कौन सा किस बन जाएगा? नमक बहुत सारा डालने वाला, ये वाला। देखो, अगर जो मैंने नमक बहुत सारा डाल दिया पानी के अंदर, मैंने क्या बनाया? साल्ट को इंक्रीज करा, साल्ट बहुत सारा डाला, तो जिसके कारण पानी का अमाउंट हो जाएगा बाहर, कम हो जाएगा। और जैसे ही पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा, वाटर का अमाउंट क्या होगा? वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम। तो सेल जैसे ही इसके अंदर जाएगी, तो सेल के अंदर का जो वाटर है उससे प्रेशर क्रिएट होगा किधर जाने के लिए? बाहर जाने के लिए। और सेल से पानी जैसे ही बाहर जाएगा वो क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। तो ये चीज़ें देखो, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, जो बाहर वाला सेल्यूलर मीडियम है, बाहर मतलब सेल के बाहर जो मीडियम है वहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द इंटर सेल्यूलर, मतलब किसी सेल के बाहर और किसी सेल के अंदर दोनों तरफ पानी का अमाउंट क्या है, और साल्ट का अमाउंट, साल्ट का बोल सकते हैं, फिर सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? सेम है, ठीक है, सेम है। इसी को क्या बोलते हैं हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और वहीं पे मैंने बताया हाइपो का मतलब क्या है? कम। तो देखो यहाँ पे अगर जो मैं बोलूँ कि जो पानी की बात हो रही है, ठीक है, हाइपो, ठीक है, तो जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर वाले पानी में, मीडियम में, वो क्या है? कम है। क्या है? कम है। किससे? अंदर से, इंटरसेलुलर में। तो आप सोचो कि बाहर पानी क्या है? बाहर बाहर हमारे पास सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट क्या है? कम है, ठीक है, बाहर सॉल्यूट कम है, और अंदर क्या है? सॉल्यूट ज़्यादा। तो सॉल्यूट देखना, सॉल्यूट समझो, जहाँ पे सॉल्यूट बाहर की बात करें हम, ठीक है, सॉल्यूट कम है, तो अपने आप से ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट क्या हो गया? ज़्यादा। और अगर जो सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, बाहर की बात हो रही है, तो बाहर से पानी किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। और जैसे ही बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा, सेल क्या कर जाएगी? फूल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो, आइसोटोनिक में क्या हुआ? आइसोटोनिक में पानी ना तो बाहर गया ना तो अंदर गया, सेल का शेप सेम रहा। वहीं पर अगर जो हम बात करें यहाँ पे हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में पानी अंदर गया और सेल क्या कर गई? फूल गई। अब यहाँ पे देखो, सोल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। अच्छा, इस वाले केस में देखो, बाहर की जो कंसंट्रेशन, ये तो मैंने बताई थी, सेल इसमें क्या कर गई? बिचक गई। इसी में हमें किसको समझना अच्छी तरीके से? सेल मेम्ब्रेन को समझना है। देखो, अगर जो हम स्ट्रक्चर की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का 7 से लेके 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। 7 से लेकर 10 नैनोमीटर के आसपास होता है, जिसकी थिकनेस बता रखी है, थिकनेस, मोटाई आपको नैनोमीटर बताइए। इट इज़ मेड अप ऑफ द लिपिड्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सेल किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। और किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपैरिजन करा गया फ्लूइड मोसाइक मॉडल से। अभी फ्लूइड मोसाइक मॉडल क्या होता है? एक एक पॉइंट समझते हैं। The membrane has the lipid bilayer, two layer of the special fat molecules with water
attracting head outward and the water repelling tails inward with the protein embedded in them। जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है इसको एक्सप्लेन करा गया है। देखो इसमें ना यहाँ पे ऊपर देखो, ये बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे एक लेयर्स दिख रही है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके ये देखो पूरी की पूरी लेयर है और एक नीचे लेयर है, दो लेयर दिख गई, ये दो लेयर है। अब इन लेयर्स को और अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे दो लेयर है, पहले तो समझना, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, बाय लेयर बोला जा रहा है। अरे यार ये हो गया है, लेट्स डू इट, स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, जिसमें ये वाला पार्ट जो है हेड है, क्या है, हेड, और ये वाला पोर्शन क्या है, टेल। ठीक है, अब इसमें हेड और टेल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो इसका हेड है, ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, क्या है, वाटर लविंग, और टेल जो है इसकी वाटर हीटिंग है, वाटर हीटिंग। ठीक है, जो हमारा इसका हेड है वो वाटर लविंग हो गया और टेल क्या है इसकी, वाटर हीटिंग है। वाटर लविंग जो होता है उसको हम बोलते हैं, अच्छा पहले वाटर हीटिंग समझना, वाटर हीटिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रो, वाटर के लिए क्या आता है, हाइड्रो और फोबिक, आपने सुना होगा। जो जब किसी को फोबिया होता है तो उससे वो नफरत करता है, डर डर लगता है उसको, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। और वहीं पे हम बात करें कि जो वाटर लविंग होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ये चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी हुई है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखो ये लिपिड्स बाय लेयर होती है जिसमें दो लेयर होती है, बता रखा है, स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है, ठीक है, और एक होता है वाटर रिपेलिंग टेल। हेड जो है वो क्या है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, वहीं पे जो टेल जो है उसकी, ठीक है, टेल जो है वो क्या करती है, रेपेल करती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मैंने बता ही दिया ना। द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज़ फ्लूइड। जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसका हेड है और इसकी टेल है, तो ये क्या कर सकता है, साइडवेज मूव कर सकता है, साइडवेज मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, ऐसे करके फ्लिप कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इस तरीके से रोटेशन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अब कोई चीज़ एक जगह रुकी हुई नहीं है, फ्लो कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, इस मॉडल को क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और यहाँ पे बताया गया प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक अ गेट कीपर इन हेल्पिंग द सब्सटेंस पास थ्रू इट। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसका काम करते हैं, गेट कीपर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे से जो भी सब्सटेंस आना जाना करता है वो इसी रास्ते से आना जाना करता है। सिंस द मॉडल आर अरेंज लाइक द मोसाइक। अब देखो ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके के आपने बचपन में कार्ड्स के डायग्राम आते थे, इस तरीके के पैटर्न्स बने रहते थे उस पर, और जैसे कि मान लो पूरी की पूरी एक इमेज होती थी, ठीक है, पूरी की पूरी एक इमेज होती थी, इनको हमें जोड़ना होता था, ठीक है, ऐसे करके, है ना, जोड़ते जोड़ते हमें क्या बनता था, पूरा का पूरा पैटर्न बन जाता था, ऐसे करके, ठीक है, पूरा का पूरा। तो इसको क्या बोलते थे, मोसाइक बोलते थे। तो ये इस तरीके के पैटर्न से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मतलब पैटर्न से दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, मोसाइक मॉडल बोला गया। और इसमें क्या बताया गया है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल्स। अच्छा, ये तो हमने पहली बात कर ली थी, कोई भी लिविंग सेल है वो कम्युनिकेट करती है अपनी सेल्स के बगल वाले सराउंडिंग से या फिर दूसरी वाले सेल से, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाउएवर द सेल ऑफ द प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, एडिशन। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ बताएगी, इससे प्लांट है, फंगी है, बैक्टीरिया है, इनको एडिशनल लेयर की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अलावा किसकी जरूरत पड़ती है, सेल वॉल की। किसको, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया को सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। रीज़न है उसका, रीज़न ये है क्योंकि जो
प्लांट्स हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है, तो इनको थोड़ी सी हार्श कंडीशन में रहना होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सब, जैसे फंगी तो खैर खैर खुद ही प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो कभी कभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चला जाता है। अब अगर जो हम बात करें ऊपर देखो, जब भी कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाती है तो फूलने लगती है। तो अगर जो कोई, सोचो कोई एनिमल सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में गया, तो कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये फट भी जाती है, रप्चर हो जाती है यहाँ से, ठीक है, फट जाती है और सारा मटेरियल बाहर और सेल डेड कर जाती है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करती है कौन, ये सेल वॉल। जैसे कि लेट से कि ये सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है, और इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी और फूलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, फूलना स्टार्ट कर देगी। और यहीं पे जो सेल वॉल है, जैसे ही फूल जाएगी थोड़ी सी, सेल वॉल बाहर से क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण ये पूरा प्रेशर जो है बैलेंस आउट हो जाएगा और सेल नहीं फटेगी, बच जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया को भी हेल्प हो जाती है। प्लांट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी में, सर्दी में ऐसे ही खड़े रहते हैं, बारिश पड़ती है उसमें भी खड़े रहते हैं, तो इनको सर्वाइवल में क्या होती है, इससे हेल्प हो जाती है, किससे, सेल वॉल से। यहाँ एक्टिविटी बताई गई है, यहाँ पे आपको स्लाइड तैयार करनी है। ये जो स्लाइड है ये प्लांट सेल की है और ये किसकी है, ह्यूमन चीक सेल की है। और इसमें याद रखना कि जब भी हम प्लांट सेल की स्लाइड तैयार करते हैं तो उसमें हम सैफरन का यूज़ करते हैं, जो कि उसमें कलर प्रोवाइड कराता है, अलग अलग कलर दिखाता है। वहीं पे अगर जो हम एनिमल सेल बनाते हैं, जैसे कि एनिमल सेल की कोई स्लाइड तैयार करते हैं, जैसे चिक सेल हो गई, तो हम उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये नहीं है, यहाँ पे होगा आसपास में, हाँ, मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। इसका करते हैं मिथाइलिन ब्लू। ये मिथाइलिन ब्लू जो है ये क्या करता है, उसमें कलर प्रोवाइड कराता है, सेल्स को 3D, मतलब 3D शेप, मतलब ऐसा लगता है कि सेल्स में और कलर दिखते हैं तो डिटेलिंग दिखती है। दोनों को हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है तो हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। यहाँ पे ये सारे के सारे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं पास पास में। यहीं पर अगर जो हम देखें एनिमल सेल को तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है इसलिए अरेंज होते हैं। और एनिमल सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से दूर दूर होते हैं, फ्लो करते हैं। फिर इन सेल्स को एक अलग मीडियम में रख के देखा, ठीक है, शुगर शुगर सॉल्यूशन में रख के देखा, तो देखा कि वो पिछेंगे फिर फूलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर जो हम बात करें कि शुगर सॉल्यूशन है तो जिसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, पानी कम हो जाएगा, पानी जो है बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक चीज़ और, इसको भी समझते हैं हम लोग, व्हाट हैपन,